ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बायस थ्योरम देखा था, उसी के ऊपर हमें काम करना है। अब बायस थ्योरम क्या था जी? हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहता है, इट विल एक्ट एज अ सैंपल स्पेस। और ऊपर जो रहता है, अगर ये टोटल है मतलब इसके अंदर क्या है जी? समेशन है। समेशन मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर हमारे जितने इवेंट्स रहेंगे, n रहेंगे, वहां तक जाएगा। अब आई अगर 1 से लेकर n तक के सारे वैल्यूज ले रहा है तो भाई ऊपर हमारा क्या आने वाला है जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमें जो भी निकालना रहेगा, d अपॉन ए आई रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी? सैंपल स्पेस। लेट्स जस्ट से हमने इस प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया जी, बोथ आर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, या फिर आप बी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। अब यहां पर अर्न 1, अर्न 2 एंड अर्न 3 के ऊपर देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम अर्न 1, probability of earn 2 into probability of both are black from earn 2 plus probability of earn 3 into probability of both are black from earn 3, यही हमारा टोटल रहेगा। ठीक है, और आगे क्या होने वाला है वो तो पता चल ही जाता है। दे आर फ्रॉम अर्न 3, तो ये अर्न 3 वाला पार्ट न्यूमरेटर में जाएगा। दे आर फ्रॉम अर्न 1, आपका सिर्फ अर्न 1 वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो अब देखो ये आगे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1, अब देखो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 3। ठीक है, और यहाँ पर आपके टोटल बॉल्स कितने हैं? हर जगह पर आपके 10 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब आपका क्या रहेगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्न 1 इज 0.2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, हम कितने बॉल्स ले रहे हैं? 2 बॉल्स। तो आपका यहाँ पर सैंपल स्पेस बेसिकली क्या बनेगा जी? 10c2, उसमें से हमारे कितने चाहिए जी? ब्लैक चाहिए। ब्लैक कितने हमारे? 7c2। ये रहेगा जी प्रोबेबिलिटी इन अर्न 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड अर्न इज 0.6 मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पर भी कितने बॉल्स है जी हमारे? 10c2 आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या आएगा जी हमारा? 4c2 प्लस थर्ड अर्न का प्रोबेबिलिटी 0.2, नीचे क्या आएगा हमारा? 10c2, और उसमें से हमारे ब्लैक कितने हैं जी? 2, तो 2c2। अब हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना रहेगा। 0.2 को मैंने लिखा है जी 2/10। 7c2 कितना रहता है जी? 7 इंटू 6 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 10c2 इज 10 इंटू 9 अपॉन 2, 2 कैंसिल होने वाला है, प्लस 6/10 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 2/10 इंटू 2c2 इज 1, 10c2 इज 10 इंटू 9 अपॉन 2। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? हर एक का डिनोमिनेटर से 10c2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर अब यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं जी। 45 आएगा 10 इंटू 9 अपॉन 2, और यहाँ से हर जगह से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 10, 10 एंड 10, तो हमारा नीचे क्या आता है जी? 1 अपॉन 450। कैसे आया? समझ में आया? अब ब्रैकेट के अंदर देखो क्या बचेगा आपका? 2 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, 7 इंटू 6 42 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 2 6, 6 6 36 प्लस ऊपर देखो अब सिर्फ 2 बचा है। ये कितना जाता है जी एडिशन? ये 38, 38 प्लस 80। ठीक है, तो ये आएगा जी आपका 80 अपॉन 450, कुछ कैंसिल हो जाएगा, 8 अपॉन 450, सॉरी 45। ये आएगा जी आपका टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है,
अब हमें पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हमें यही तो पूछा है। इफ बोथ आर ब्लैक बॉल्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर फ्रॉम अर्न 3। ठीक है, तो देखो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये किस तरीके से काम करेगा जी, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगा, सिर्फ 3 वाला पार्ट। अब 3 वाला पार्ट मतलब क्या था हमारा, दिस वन 2 अपॉन 450, या फिर यहां पर देख लो 2 अपॉन 450, ये यही है ना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले का। ठीक है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पर आएगा और ऊपर क्या आएगा जी, हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड अर्न इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम थर्ड अर्न। ये कितना आता है जी, ऊपर आता है जी 2 अपॉन 450 और नीचे क्या आता है जी 8 अपॉन 45। ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये ऊपर हो जाएगा 10, नीचे देखो 10 इंटू 4 मतलब ये क्या आएगा 1 अपॉन 40। ऑन 1 के लिए क्या रहेगा 42 अपॉन 450 डिवाइडेड बाय 8 अपॉन 45। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम ऑन 1, ये क्या रहेगा जी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे रहता है, ऊपर क्या रहेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 intersection B which is nothing but probability of 1 into probability of both are black from on 1। ये क्या आया था जी हमारा पहला वाला पार्ट 42 अपॉन 450, ये आएगा हमारा ऊपर और नीचे आएगा जी हमारा 8 अपॉन 45, या फिर सीधा ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो गए, 42 अपॉन 80 दो से डिवाइड होगा 21 अपॉन 40। यू विल फाइंड आउट हमारा सबसे ज्यादा टाइम सिर्फ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने में ही जाता है। एंड टोटल प्रोबेबिलिटी के पहले वाला जो पार्ट है जहां पर हमारे सारे इंडिविजुअल इवेंट्स अलग अलग होते हैं, हम उसी को यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। An insurance company issued insurance to scooters, 3000 scooters, 4000 cars and 5000 trucks। हमारा टोटल कितने व्हीकल्स को इंश्योर किया है जी, मतलब 12,000। तो मतलब अगर कोई भी अगर व्हीकल अगर चूज करने का अगर प्रोबेबिलिटी देखूंगा तो क्या आएगा 3 अपॉन 12 या फिर 4 अपॉन 12 या फिर 5 अपॉन 12 आएगा। तो मतलब ये इनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी तो पता चल गया जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था, एंड उसके बाद उनके एक्सीडेंट होने का चांस दिया हुआ है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज निकाल लेते हैं। हमारा सैंपल स्पेस कितना है जी, हाउ मेनी व्हीकल्स डू वी हैव, वी हैव 12,000 व्हीकल्स। अब उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम सिंगल व्हीकल सिलेक्ट कर रहे हैं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर क्या रहेगा जी 3000 अपॉन 12,000। प्रोबेबिलिटी ऑफ कार क्या रहेगा जी 4000 अपॉन 12,000, ये आएगा 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक क्या रहेगा जी 5000 अपॉन 12,000, तो ये सही रहेगा। टू 2%, 3% and 4% probability that vehicle meet with an accident। तो हम ऐसा बोल सकते हैं probability of स्कूटर मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को हमने जैसे ए से डिनोट किया, स्कूटर मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट क्या रहेगा जी हमारा 2%, मतलब 2 अपॉन
100 प्रोबेबिलिटी ऑफ कार मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट, ये क्या रहेगा जी हमारा 3%, 3/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट एंड इट इज अ ट्रक, ये क्या है जी हमारा 4%। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना रहता है जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट क्या रहेगा, ये फाइंड आउट करना रहेगा। क्योंकि हमें अगला वाला क्वेश्चन क्या है, इफ अ व्हीकल इज मेट विथ एन एक्सीडेंट, मतलब क्या हो रहा है जी, एक्सीडेंट हो रहा है। तो अब ये पार्ट हमारा आगे जाकर क्या बनने वाला है जी, सैंपल स्पेस बनने वाला है। अब उसमें से स्कूटर होने का कितना चांस है, कार होने का कितना चांस है एंड ट्रक होने का कितना चांस है, ये पूछा गया है। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्कूटर इनटू एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर, सिलेक्शन ऑफ कार इनटू एक्सीडेंट ऑफ कार, प्लस सिलेक्शन ऑफ ट्रक इनटू एक्सीडेंट ऑफ ट्रक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर plus probability it is a car into probability accident of a car plus probability of truck into probability of accident of truck। सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। आई विल सजेस्ट ये डिनोमिनेटर 12 वाला ही पार्ट ले लो, इजी हो जाएगा। स्कूटर के लिए क्या है जी 3/12 एंड दिस इज 2/100। यहाँ पर है जी 4/12 इंटू 3/100 प्लस 5/12 इंटू 4/100। काटाकाटी करते हुए मत बैठो, डिनोमिनेटर बस सेम कर लो जी। कितना आएगा जी हमारा 1200, ठीक है। ऊपर अब बस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20। यहाँ पर हमारा आंसर आता है जी 38/1200। देखो ये सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। 19/600, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है भाई, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ स्कूटर व्हेन व्हीकल इज इन एक्सीडेंट, ये पूछा गया है। तो ये क्या आएगा जी हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या रहता है, जो नीचे वाला पार्ट है वो नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, एंड ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है इट इज देयर इंटरसेक्शन। एंड इंटरसेक्शन क्या देखा था जी, ये रहेगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑफ स्कूटर, यही रहेगा। देखो यहाँ पर जो पूछा है ना उसमें का डिनोमिनेटर यहाँ पर आ गया, उसका न्यूमरेटर यहाँ पर आ गया। देखो ये पार्ट वैसा का वैसा ही अलग, बट आगे साथ में कौन आ रहा है, जो पूछा है ना उसका रेसिप्रोकल है। स्कूटर विद एन एक्सीडेंट, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी एक्सीडेंट ऑफ ए स्कूटर, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो ऑलरेडी पता है विच इज 6 + 12/20 विच इज नथिंग बट 38/1200। हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या है जी 6/1200, ये वही है ना 6/1200। तो 6/1200 सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा जी, क्या आएगा जी 6/38, सिंप्लीफाई करो जी 3/19। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज ए कार विच हैड एन एक्सीडेंट, ये क्या रहेगा सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट नीचे, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जो पूछा है उसी का रेसिप्रोकल एक्सीडेंट ऑफ अ कार। सारे वैल्यूज पता है हमें ऊपर से। अब ये क्या रहेगा जी हमारा ऊपर 12/1200 है, नीचे 38/1200, सेम डिनोमिनेटर कैंसर। 12/38 सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/19। रिमेनिंग वाला पार्ट सीधा टोटल प्रोबेबिलिटी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। पहले और दूसरे का यूनियन मतलब ही तीसरे का कॉम्प्लीमेंट है,
ठीक है, तो 3 + 6 9, 9/19, 1 - 9/19 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक मीटिंग विथ एन एक्सीडेंट ये आएगा जी हमारा सीधा 20 मतलब ये आएगा जी हमारा 10/19। मतलब अगर मेरे रैंडम लेकर 19 एक्सीडेंट्स होते हैं, 3 उसमें से स्कूटर्स रहेंगे, 6 कार्स रहेंगे, 10 ट्रक्स रहेंगे। बायस थ्योरम के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो कई बार आपको ट्रैप के जैसे नजर आएंगे, बट अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज अगर अच्छा है, मतलब देखो गिवन डेटा को अगर आप अच्छे से शो अगर कर पाते हो तो बहुत इजीली जाता है। इसका एक और बड़ा वाला क्वेश्चन देखेंगे। A lab test is 99% effective. A lab test is 99% effective in detecting a certain disease. When it is present. The test also predicts false data at probability of 0.5%. For healthy person. If 0.1% of population already infected with disease, what is the probability that person is infected when test is positive? ये अब तक बायस थ्योरम में पूछा जाने वाला सबसे हायर लेवल वाला क्वेश्चन है। इससे बड़ा वाला और कोई एनडीए में पूछा नहीं गया है।
इस टाइप का भी पूछा गया है, बच्चों ने पास किया है उसको, मतलब स्किप किया है। और देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सारा का सारा वैल्यू कंफर्टेबल जोन में दिया है, दैट इज परसेंटेज में दिया। परसेंटेज मतलब आपका डिनोमिनेटर हमेशा क्या रहने वाला है, आउट ऑफ 100 ही रहने वाला है, तो फायदा ये रहता है। बट गिवन डेटा जो है ना वो कई सारी प्रोबेबिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले गिवन डेटा को अंडरस्टैंड करेंगे, अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर जो पूछा है उसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। ओके, a lab test is 99% effective in detecting a certain disease when it is present, ठीक है। मतलब लेट जैसे हम इफेक्टिवनेस की अगर बात करें तो हमारा इफेक्टिवनेस कितना है 99, तो इनइफेक्टिव भी तो है, तो हम उसको क्या पकड़ के चलेंगे जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, उसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या रहेगा जी आपका 1/100 रहेगा। ऐसे 1 by 1 गिवन डेटा निकालना है, एक से एक स्टेटमेंट देखते हुए, ठीक है। द टेस्ट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स फॉल्स डेटा एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5% फॉर हेल्दी पर्सन। मतलब ना डिटेक्ट कर नहीं पाएगा, वो है तो नहीं ये बताएगा, नहीं रहेगा तो है, ऐसा करके बता सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉल्स प्रिडिक्शन के लिए लिखें एफ, प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स प्रिडिक्शन क्या दिया है जी 0.5%, ये क्या हो जाएगा जी आपका 0.5 अपॉन 100 एंड प्रोबेबिलिटी दैट फॉल्स की जगह आप हम क्या ले लीजिए, लेट जैसे इट इज अ करेक्ट या फिर ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शन, ये क्या हो जाएगा जी आपका 99.5% हो जाएगा। ये समझ में आया। अब देखो अगला वाला जो भी पार्ट आएगा ना वो इसके भरोसे ही आएगा। क्या होगा, एक्चुअली हमारी लैब के इक्विपमेंट ने इफेक्टिवली प्रिडिक्ट किया और वो करेक्ट था, इफेक्टिवली प्रिडिक्ट किया बट वो फॉल्स प्रिडिक्शन था, लैब ने गलत तरीके से बताया और वो भी गलत था, लैब ने गलत तरीके से इनइफेक्टिवली काम किया और वो करेक्ट था, इस तरीके से होगा। ये समझ में आया। ओके, अब ये हमारा गिवन डेटा हो जाता है जी यहां तक। इसकी वजह से हमारे कितने पॉसिबिलिटीज बनते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगे, क्योंकि देखो ना ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, ऊपर वाला और नीचे वाला एक के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लैब टेस्ट इफेक्टिव रहेगा कि नहीं रहेगा उसके उसके फॉल्स प्रेडिक्शन या फिर करेक्ट प्रेडिक्शन से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। बट कैसे हो रहे जी, एक के बाद एक होने वाले रहेंगे, तो दिस पार्ट विल एक्ट एज अ कंडीशनल फॉर दिस पार्ट, क्योंकि देखो ना स्टेप वाइज यही तो हो रहा है। ये समझ में आया पहला पार्ट, गिवन डेटा यहां तक। अब क्या बोला है जी, इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, मतलब हमारे एक्चुअल डिसीज पर्सन कितने हैं जी 0.1%, 1000 में से एक। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर एक्चुअली इन्फेक्टेड पॉपुलेशन अगर हम शो अगर करेंगे तो लेट जस्ट से हमने बोला जी प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, इसको ये बोल दिया कितना है जी 0.1%, 0.1 अपॉन 100, आप इसको 1 अपॉन 1000 भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनइन्फेक्टेड पर्सन यू, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो जी हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन आई, हेल्दी पर्सन एच, ये क्या रहेगा जी आपका 999 आउट ऑफ 1000, यही तो रहेगा। जो इन्फेक्टेड नहीं रहेगा वो हेल्दी रहेगा। ये क्लियर है एवरीवन? ओके, अब क्या होगा देखो what is the probability that person is infected when test is positive। तो सबसे पहले अब हमारे टेस्ट पॉजिटिव आने के चांसेस देखने हैं। टेस्ट पॉजिटिव मतलब क्या रहेगा, उसने डिटेक्ट सही से किया तभी तो पॉजिटिव से आएगा। तो इसने इफेक्टिवली काम किया एंड
फॉल्स डिसीजन दिया, फॉर विच पर्सन, हेल्दी पर्सन, तभी तो वो पॉजिटिव दिखाएगा। या फिर उसने गलत तरीके से काम किया करेक्टली। ओके, सबसे पहले हम टेस्ट पॉजिटिव कब आता है ये देख लेते हैं, क्योंकि वही तो हमारा पहला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। व्हेन टेस्ट इज पॉजिटिव, टेस्ट पॉजिटिव कब रहेगा? लेट जस्ट से हमारे पास कौन सा पर्सन आया जी? इन्फेक्टेड पर्सन आया। इन्फेक्टेड पर्सन के लिए टेस्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब हमारा लैब इक्विपमेंट इफेक्टिवली काम करेगा तभी होगा। एंड इफेक्टिवली काम करेगा, बट उसके साथ वो कौन से टाइप का प्रिसीजन देगा जी? करेक्ट प्रिसीजन दे रहा है, तभी पॉजिटिव आएगा फॉर इन्फेक्टेड पर्सन। या फिर क्या होगा? हेल्दी पर्सन हमने उठाया एंड लैब ने इफेक्टिवली काम किया, टेस्ट ने इफेक्टिवली काम किया, बट अब कैसा दिया जी उसने? फॉल्स प्रिटेंस दिया। ये इफेक्टिवली काम किया बट उसने अब कैसा दिया जी? फॉल्स प्रिटेंस दिया। ऐसे एक टाइम पे टेस्ट पॉजिटिव आएगा। और कब आएगा जी टेस्ट पॉजिटिव? हमारे पास इन्फेक्टेड पर्सन है बट अभी हमारे लैब इक्विपमेंट ने इफेक्टिवली काम नहीं किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। और इफेक्टिवली काम नहीं करने के बाद उसने क्या किया जी? फॉल्स दिया। या फिर क्या हो सकता है जी? हमने एक हेल्दी पर्सन लिया एंड हमारा मशीन गलत तरीके से या फिर हमारा टेस्ट गलत तरीके से हुआ और उसमें भी उसने कैसा काम किया जी? करेक्ट प्रेडिक्शन दिया। यही रहेंगे, ये समझ में आया? अब उसमें क्या बोला है जी? इफ टेस्ट इज पॉजिटिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड? इन्फेक्टेड कितनी जगह पर है? सिर्फ दो ही जगह पर है। आपको ये दोनों का प्रोबेबिलिटी पूछा है। और एक्चुअल में पर्सन इन्फेक्टेड है मतलब क्या? हमारा मशीन ढंग से चल रहा है एंड करेक्टली चल रहा है, या फिर गलत चला और फॉल्स प्रिटेंस दिया। ये दोनों, ये हमारे चारों के चारों का एडिशन जो रहेगा, ये टेस्ट पॉजिटिव क्या रहेगा जी? हमारा एक्चुअल में टोटल प्रोबेबिलिटी। और हमें इन्फेक्टेड पर्सन पूछा है तो ये दो पार्ट अब कहां पर जाएंगे? हमारे न्यूमरेटर में जाएंगे। ये एक रफ आइडिया आ गया एवरीवन? ठीक है, इसको नोट डाउन करें आप। स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड। ये हमारा सारा का सारा गिवन डेटा है। Probability for test is positive when person is, और टेस्ट इज पॉजिटिव। ये अगर पूछा रहेगा यहां पर हम लिखेंगे जी when person is infected and lab test is effective, with correct precision,
और when person is infected and lab test is ineffective with false precision. प्रिसीजन नहीं, प्रेडिक्शन. अब देखो ऊपर वाले दोनों केसेस हमने क्या लिए जी, हमारा एक्चुअली पर्सन कैसा है जी, इन्फेक्टेड है, और ये बाकी सारी चीजें उसी के साथ हो रही है. नेक्स्ट और क्या रहेगा जी, व्हेन पर्सन इज हेल्दी एंड लैब टेस्ट इज ineffective with false prediction. हमारा सेकंड वाला होगा क्या, when person is infected lab test is ineffective. अगर लैब टेस्ट अगर इनइफेक्टिव है तो अपने आप फॉल्स प्रेडिक्शन ही आएगा, तो हमारा सिर्फ पहला और दूसरा ही रहेगा, ये सॉरी तीसरा ही रहेगा. इसका मतलब तो वही है ना, इनइफेक्टिव है इसलिए तो फॉल्स प्रेडिक्शन आ रहा है. ठीक है, तो हमारे ये दो ही पार्ट रहेंगे, पर्सन इज इन्फेक्टेड एंड लैब टेस्ट इज इफेक्टिव विथ करेक्ट प्रेडिक्शन, और पर्सन इज हेल्दी एंड लैब टेस्ट इज इनइफेक्टिव विथ फॉल्स प्रेडिक्शन. अब देखो यहाँ पर इनका और रहने की वजह से क्या होगा जी, यूनियन होने वाला है. तो पर्सन इज इन्फेक्टेड, हमने पी ऑफ आई लिखा, इनटू लैब टेस्ट इज इफेक्टिव मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिवनेस, इनटू विथ करेक्ट प्रिसीजन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट प्रिसीजन, प्लस पर्सन इज हेल्दी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ हेल्दी पर्सन, इनटू लैब टेस्ट इज इनइफेक्टिव probability of E bar into probability of false prediction, that is probability of F. ये रहेगा. अब यहाँ पर हमारा पर्सन कैसा है जी, एक्चुअली इन्फेक्टेड है, और यहाँ पर वो कैसा है जी, हेल्दी है. ये दोनों का समेशन क्या बनेगा जी, हमारा सैंपल स्पेस. अब infected person is 1 upon 1000 plus effectiveness is into 99 upon 100 into correct precision 99.5 upon 100 plus healthy person 999 upon 1000 into ineffectiveness 1 upon 100 and false prediction 0.5 upon 100. आई विल सजेस्ट डिनोमिनेटर को सेम रखो, सिर्फ न्यूमरेटर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो. जैसे हमारे क्या है, 10 का पावर 3, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, तो नीचे सीधा 10 टू द पावर 7 लिख सकता हूँ. ऊपर हम सीधा क्या लिखेंगे ये 99 इंटू 99.5 प्लस 999 इंटू 0.5, बेसिकली इसका आधा रहेगा, इसका हाफ कितना होता है जी
900 का 450 होता है, 90 का 45, तो 495 हो गया, और इसका 9, तो ये हो गया जी आपका 499.5। ये रहेगा जी आपका टोटल प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन के लिए पूछा है तो सीधा क्या आएगा आपका, ये पार्ट न्यूमरेटर में आएगा और ये दोनों का समेशन डिनोमिनेटर में। अब देखो हमें पूछा क्या है, व्हेन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड। पर्सन इज इन्फेक्टेड व्हेन टेस्ट आर पॉजिटिव। तो इन्फेक्टेड पर्सन के लिए हमारा ये फर्स्ट वाला पार्ट था, दैट इज 99 इंटू 99.5 अपॉन 10 का पावर 7 डिवाइडेड बाय हमारा ये वाला एडिशन 99.5 इंटू 99 प्लस 499.5 अपॉन 10 का पावर 7। इट्स ओके। देखो सेम ही फॉर्मूला है, बट अब आपका देखो पहले कितने आ रहे थे प्रोडक्ट में, सिर्फ 2 पार्ट आते थे, बट अभी आपके 3 पार्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये डेटा जब तक आप गिवन डेटा अच्छे से नहीं लिख पाते हो, लैंग्वेज को मैथमेटिकली जब तक अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करते हो, यहाँ पर लॉजिक लगाना इजी हो जाता है, तब भी आप निकाल सकते हो कि भाई हमें बेसिकली फाइंड आउट क्या करना है, कौन सी कंडीशन के बाद क्या होगा तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जी। अब तक हमने प्रोबेबिलिटी जितने भी टाइप का रहता है सब देखा। 10 तक हम सिंगल इवेंट के ऊपर काम करते थे, अब 11th से आगे हम एक इवेंट पे अटके नहीं रहते हैं, हम 2 या फिर 2 से ज़्यादा इवेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उस पर हमने क्या देखा जी, जब हमारे मल्टीपल सेट्स रहते हैं एक यूनिवर्सल सेट के अंदर तो उनका यूनियन भी रहता है, इंटरसेक्शन भी होता है। सेम थिंग व्हेन हैपन विथ इवेंट्स। इस टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे थे, और उस टाइप के इवेंट्स के लिए हमारा सैंपल स्पेस हमेशा सेम था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी विथ रिप्लेसमेंट टाइप था। उसके बाद हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक नया वाला पार्ट देखा था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब वन इवेंट विल एक्ट एज अ सैंपल स्पेस फॉर अनदर इवेंट, या फिर हमारा सैंपल स्पेस जो रहता है वो क्या कर रहा है जी, चेंज हो रहा है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं। इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वजह से कुछ कुछ इवेंट्स के ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता है, उस टाइप के इवेंट्स को हम क्या बुलाते हैं जी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बुलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स बुलाता है। एंड उसी के भरोसे हमने क्या देखा जी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखा एंड टोटल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट देखा, एंड उसी के ऊपर बायस थ्योरम जो डिपेंड करता है वो पार्ट देखा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है हमें ऑलरेडी पता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बताने की जरूरत है क्या। हमारे कई सारे इवेंट्स होते हैं, अगर सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव अगर रहते हैं तो उन सब का एडिशन हमेशा क्या आता है, 1 आता है।
विच इज प्रोबेबिलिटी वन किसका रहता है जी, एक्चुअली सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी रहता है, बट हमारे इवेंट्स क्या था जी, क्या कैसे थे जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब ये सारे इवेंट्स में से अगर कोई भी अगर पकड़ा तो उनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या था, नल सेट था, और सबका अगर मैं यूनियन करूंगा तो क्या रहेगा जी, सैंपल स्पेस रहेगा, इंटरसेक्शन जीरो, ये तो समझ में आ गया। बट अगर इनका समेशन अगर सैंपल स्पेस आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या रहता है जी, वन रहता है, मतलब इन सारे इवेंट्स का अगर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अगर निकाला तो वो भी सम कितना आएगा जी, वन। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गॉट डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इवेंट्स, ऐसा बोल सकते हैं क्या हम, सारे इवेंट्स का सम सैंपल स्पेस आ रहा है, तो सारे सैंपल स्पेस सारा का सारा सारे इवेंट्स के अंदर खुद का प्रोबेबिलिटी जो वन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ये बराबर है। हमारा सैंपल स्पेस से बड़ा कोई इवेंट होता है क्या, नहीं, हमने ये कई बार देखा है, लिखा भी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इन सब का एडिशन कभी भी वन से बड़ा नहीं जाने वाला, बट ये डिस्ट्रीब्यूट हम कौन से बेसिस पे करते हैं वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूट करने का हमारा कोई तो एक रैंडम तरीका होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट जैसे मैंने बोला, मैंने 3 कॉइन्स को टॉस किया, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो इसके अंदर क्या हो सकता है जी, मेरा हेड 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 हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हेड हो सकता है, फिर हेड टेल हेड हो सकता है, नेक्स्ट टेल टेल हेड हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड टेल एंड टेल हो सकता है, यहाँ पर टेल टेल एंड टेल हो सकता है। अब यहाँ पर इनको काउंट करने का मेरा एक प्रॉपर तरीका रहेगा, ये समझ में आ रहा है। अब जैसे कि अगर मैंने बोला इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कौन से बेसिस पे करेंगे जी, नंबर ऑफ टेल्स के ऊपर, तो ये पहले वाली जगह पर नंबर ऑफ टेल्स कितने हैं जी, 0 है, लेट जस्ट से नंबर ऑफ टेल्स इज नथिंग बट एक्स, एक्स इज 0, यहां पर एक्स क्या है जी, 1, यहां पर एक्स क्या है 2, यहां पर एक्स क्या है 3, तो इसमें से अगर कोई भी एक ट्रायल अगर रिजल्ट देता है तो मुझे नंबर ऑफ टेल्स मिलने का कितना प्रोबेबिलिटी है, अगर ये होता है इसमें नंबर ऑफ टेल्स मिलने का प्रोबेबिलिटी 0, अगर ये अगर होता है इसमें नंबर ऑफ टेल्स मिलने का प्रोबेबिलिटी इज 1, इसमें अगर ये होगा तो इसमें मुझे 2 टेल्स मिलेंगे, अगर ये होगा तो उसमें मुझे 3 टेल्स मिलेंगे। तो अब तक हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, बट व्हाट इफ अगर हम प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर दिखा रहे हैं अंडर सम रिस्ट्रेंट या फिर एक कंडीशन के ऊपर अगर दिखा रहे हैं, तो एक रिस्ट्रेंट डाल रहे हैं भाई, नंबर ऑफ टेल्स, या फिर अगर बोला जाएगा ऑलवेज स्टार्ट विथ हेड, एटलीस्ट वन हेड, इस टाइप से अगर बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, लिस्ट वन हेड अगर बोला जाता तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है, इन सब का एडिशन कहाँ से करेंगे, सिर्फ यहाँ से ही करेंगे, क्योंकि वहां पर 0 हेड है तो उसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0 है, फिर इनका सम करेंगे बस, इस हिसाब से। ये एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसके अंदर जाएंगे, बट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या रहता है, हमारा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं, बट अगेन हमारे सैंपल स्पेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं जी, एक रिस्ट्रेंट डाल रहा है। ऐसा एक और एग्जांपल अगर देखेंगे, लेट जस्ट से हमने डाइस को रोल किया, कितने डाइस को, 2 डाइस को हमने रोल किया, दोनों के ऊपर छोटा से छोटा नंबर क्या पॉसिबल है, सम अगर करेंगे तो 1 and 1, तो 1 and 1 सम कितना आएगा 2, और अगर मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 6 and 6 मतलब 12, तो अगर मैंने अगर अब यहाँ पर रिस्ट्रेंट डाला भाई सम ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, x इज इक्वल टू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये अप टू कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा, 12 तक जाएगा, ये समझ में आया, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखेंगे और एक आइडिया आ जाएगा। आवर मेन पार्ट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
इस प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को शुरू करते टाइम हमें सबसे पहले कुछ तो एक पता होना चाहिए. इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. जो अभी हमने x बोला ना, x का जो काउंट लिखा ना, ये क्या रहेगा हमारा रैंडम वेरिएबल रहेगा. देखो जिसके वैल्यूज चेंज हो रहे हैं. नंबर ऑफ टेल्स बोला तो 0 से लेकर 3 तक गया. 2 डाइस को अगर रोल करेंगे तो 2 से लेकर 12 तक जाएगा. इस हिसाब से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. यहां पर स्टेटमेंट लिखना है. लेट S, कैपिटल S, is a sample space associated to a random experiment. Let capital S is sample space associated to a random experiment. Then capital X is a discrete random variable then capital X is a discrete random variable acting as a function on sample space. हम फंक्शन को जिस लैंग्वेज में जानते हैं उसके हिसाब से अगर समझेंगे तो बेटर जाएगा. फंक्शन कब रहता है? जब हमारा डोमेन के हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता है. हमारा डोमेन बेसिकली अब क्या रहेगा जी? सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस जो एस है उसके ऊपर हमारा ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हर बार अप्लाई होगा ही होगा. इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा. सच दैट, इसी के आगे कंटिन्यू करना. such that for any event capital E this function on event E will give us a real number. अब इसका अगर हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो किसके ऊपर देखेंगे? 3 coins are tossed. Capital X is defined as number of tails in a trial. अब हमारा सैंपल स्पेस क्या रहता है जी? कुछ इस तरीके से रहेगा.
अब देखो यहाँ पर आपको कितने पॉसिबल वेरिएबल्स रहते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे जी। x अपॉन, लेट जैसे अगर मैंने पहला वाला पार्ट अगर पकड़ा, दैट इज h x को हमने एज अ फंक्शन ऑन s बोला है ना, तो हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। पहले पार्ट के ऊपर अगर मैंने अप्लाई किया तो देखो मुझे कौन सा रियल नंबर मिला, 0। x को डिफाइन क्या किया है जी, नंबर ऑफ टेल्स इन अ ट्रायल। अब हमारे पहले ट्रायल अगर पहले के लिए ये ऑल पॉसिबल है तो हर एक का कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें वैल्यू क्या मिला जी, 0 मिला। अगर अब मैं नेक्स्ट वाले पे गया, x ऑन h ये कितना मिलेगा जी मुझे, 1 रहेगा। यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 ही मिलेगा। अगर मैंने x वेरिएबल ऑन TTH अगर निकाला तो यहाँ पर मुझे कितना मिलता है, 2। एंड लास्ट वन यहाँ पर मुझे कितना मिला जी, 3। मतलब मेरे पॉसिबल वैल्यूज कितने हुए, सिर्फ 4 ही हुए, 0 से लेकर 3 तक हुआ। और ये जो हर बार पार्ट था वो क्या था, एक रियल नंबर ही था। ठीक है, अब हमें काउंट क्या करना है जी, हमें क्या मिलेंगे जी, नंबर ऑफ टेल्स इन अ ट्रायल। हमारा सबसे पहले लिखेंगे जी x 0 1 2 एंड 3, यही रहा हमारे नंबर ऑफ टेल्स। कहां से कहां तक पॉसिबल थे, 0 1 2 एंड 3, तो उसका एक बनाएगा। और आगे हम क्या निकलेंगे जी भाई, ये प्रोबेबिलिटी होने का क्या चांस रहेगा। अब जैसे कि 0 के लिए हमारे कितने ऑब्जर्वेशन है जी, 1। और ये टोटल में से इसका आने का चांस कितना है, 1/8। तो ये क्या होगा, हो जाएगा जी हमारा 1/8 रहेगा। नेक्स्ट 1 HHT THH एंड HTH, ये कितने हैं, 3। इंडिविजुअली कितना है इनका, 1/8 ईच। तो 1 टेल आने का कितना चांस रहेगा मेरा, 3/8। सिमिलरली 2 टेल्स आने का कितना चांस रहेगा मेरा, 3/8 ही रहेगा। 3 टेल्स आने का चांस कितना रहेगा मेरा, 1/8 रहेगा। अब यहां पर आप ऑब्जर्व करो जी, समेशन ऑफ px देखो कितना आता है, इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, सारा का सारा सैंपल स्पेस कवर कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू अवर रैंडम वेरिएबल। ये समझ में आ रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे कितने वेरिएबल्स मिले जी, हमें 0 से लेकर 3 तक 4 वेरिएबल्स मिले। इससे आपका बड़ा वाला भी पार्ट पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। From 11 cards numbered from 0 to 10, numbered from 0 to 10, a card is drawn. देखो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 3 कॉइन्स आर टॉस्ड बोला था, अब यहाँ पर आपका ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हम ऑब्वियसली क्या निकालेंगे जी, सैंपल स्पेस, बट जब हम सॉल्यूशन में जा रहे हैं तब। ठीक है, अब हमें क्या डिफाइन किया जाना चाहिए जी, रैंडम वेरिएबल या फिर x, ये डिफाइन किया जाना चाहिए। x को याद इस तरीके से रखो जी, x इज नथिंग बट फंक्शन ऑन सैंपल स्पेस, हर एक एलिमेंट के ऊपर लगेगा। ठीक है, x is defined as +1 if number is even, -1 if number is odd. अब हमारा सैंपल स्पेस क्या है जी, हमारे
11 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 0 to 10, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो हमारा x है वो सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। x अप्लाइड ऑन, लेट जैसे हमने सबसे पहले जी किसके ऊपर अप्लाई किया जी, 0 के ऊपर अप्लाई किया। इफ x इज इक्वल टू, सॉरी x अगर हमने 0 के ऊपर अगर अप्लाई किया, हमारा नंबर क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा जी, 1। 1 पे अगर अप्लाई किया तो क्या मिलेगा, -1। 2 पे अगर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +1। 3 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो -1। तो देखो एंड तक जब जाएंगे तो हमें देखो रैंडम वेरिएबल्स कितने मिल रहे हैं, 2 ही मिल रहा है, 1 एंड -1 रहेंगे। ये समझ में आया। तो अब यहां पर अगेन हमारे 2 वेरिएबल्स मिलते हैं, दैट इज ओनली 1 एंड -1। अब 1 देने वाले कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6, हमारे टोटल कितने हैं, हर एक का इंडिविजुअल कितना है, 1/11 है, हर एक का ड्रॉ करने का 1/11, और हमारे 1 वेरिएबल वाले 6 है, तो ये लिटरली क्या आएगा जी, 6/11 -1 देने वाले कितना है, 5/11। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो अगेन समेशन ऑफ पी एक्स करके देखो आपको हमेशा कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसका ही थोड़ा बड़े साइज का करना है क्या, इसका थोड़ा एक बड़े साइज का करता है, फिर मतलब देखो हम सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है उसके लिए एग्जांपल लेकर चलेंगे, ठीक है। बट रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया एवरीवन। रैंडम वेरिएबल ये बेसिकली क्या रहेगा, इट इज ए फंक्शन ऑन सैंपल स्पेस। ये जब भी अप्लाई करेंगे हम किसी भी एलिमेंट्री इवेंट के ऊपर तो हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर ही मिलेगा। ये क्लियर है। और आपको डिफाइन किया रहता है अच्छे से, अगर डिफाइन फंक्शन अगर डिफाइन ही नहीं किया रहेगा आप निकाल सकते हो क्या, नहीं। वहां पर x को देखो डिफाइन किया था, दैट इज नंबर ऑफ टेल्स। यहां पर भी x को क्या किया है जी, डिफाइन किया हुआ है। ऐसा x डिफाइन किया रहता है, अगर नहीं भी किया रहेगा तो हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं जी हमारे मेन पार्ट के ऊपर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल की मदद से काम करता है। विदाउट रैंडम वेरिएबल हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगा। 2 dice are rolled, two dice are rolled. Random variable is defined as sum of numbers on both dice. Sum of numbers on both dice. ठीक है। अब देखो यहाँ पर मजेदार बात क्या है, आपको जो रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया रहेगा ना, इट विल बी लाइकली ऑकरिंग इवेंट। हमने देखा था, याद आ रहा है, लाइकली एंड अनलाइकली। लाइकली में क्या होता था, अगर मेरे पास 10 ऑप्शन है तो हर एक का 1/10 था। अगर मेरे पास 36 है तो हर एक का आने का 1/36 है, लाइकली ऑकरिंग इवेंट। ये अनलाइकली कभी नहीं रहता, इसलिए फायदा ये रहता है। सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस। अब मेरा सैंपल स्पेस कहां से कहां तक रहेगा जी, मेरा फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो 1 2 3 4 5 6 से शुरू हो सकता है, या फिर एंड वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 तक जा सकता है। और अब बचपन से जैसे बनाते आ रहे हैं, हमने क्या देखा था, ये जो डायगोनल तरीके से जाएंगे ना, एडिशन सेम आता है। मतलब 1 1 मिनिमम क्या आएगा, 2 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 3 4, ठीक है। एंड में मैक्सिमम पॉसिबल क्या है जी, 6 6। तो हम क्या बोलते हैं जी, हमारा सम 2 से लेकर कहां तक का मिलता है जी,
12 तक का मिलेगा। अगर ये x अगर मैं अप्लाई करूंगा, x इज अप्लाइड ऑन 1,1, क्या मिलेगा जी मुझे? 2 मिलेगा। इफ x इज अप्लाइड ऑन 2,1, क्या मिलेगा जी मुझे? 3 मिलेगा। और यही अगर मैंने x अप्लाइड ऑन 1,2 लगाया तो भी क्या मिलेगा मुझे? 3 मिलेगा। मतलब हर एक के ऊपर अब मैं x अप्लाई करूंगा। क्या 36 आउटकम्स के ऊपर x अप्लाई हो सकता है? हो सकता है। मतलब देखो x आपका सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट के ऊपर हो रहा है, तो x विल एक्ट एज अ फंक्शन ऑन सैंपल स्पेस। और हर बार जब ये अप्लाई करेंगे ये फंक्शन, तो आपको क्या मिल रहा है? देखो एक नंबर मिल रहा है, रियल नंबर मिल रहा है। और रियल नंबर मतलब क्या रहेगा जी? आपका रैंडम वेरिएबल रहेगा। ठीक है। आपको कितने वेरिएबल्स मिलते हैं जी? 2 से लेकर 12 तक आपको 11 वेरिएबल्स मिलेंगे हर एक के ऊपर अप्लाई करोगे तो अगर मैं x अगर अप्लाई करने के लिए जाऊंगा तो मिनिमम वैल्यू इज 2, उसके बाद 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। अब यहाँ पर क्या होता है? 2 प्रोबेबली सम 2 देने वाले कितने एलिमेंट्स हैं? एक ही है, 1 आउट ऑफ 36। सम 3 देने वाले मेरे पास 2 मिलता है, 1,2 एंड 2,1, तो 2 अपॉन 36। ये 4 देने वाले 3 मिलेंगे, ये देने वाले 4 मिलेंगे, ये 5 मिलेंगे, ये 6 मिलेंगे, फिर ये 5 रहेंगे, 7 नहीं रहता भाई, फिर ये 4 हो जाता है, ये 3 हो जाता है, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। और ये सारे के सारे कितने हैं जी? 36 वाले सैंपल स्पेस में से। अब देखो इन सब का एडिशन करके देखना, ये क्या आएगा आपका? 36 सिर्फ न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर 36, डिनोमिनेटर भी 36, तो प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना आएगा? 1 आएगा। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, इधर के 15 उधर के 15, 30, 30 + 6 36। ये क्या हो गया जी आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, ऊपर वाला अगर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करता है तो नीचे वाला उसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है। एक्स को डिफाइन क्या किया है जी? सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस। सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी इज 1/36, सम 5 आने का प्रोबेबिलिटी इज 4/36, सम 7 आने का एंड सो ऑन। आपको जो सम चाहिए हर एक सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक रफ आइडिया आ गया। अब हमारे मेन कंसेप्ट को हाथ लगाए। गेट। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो हमें x के जो वैल्यूज मिलेंगे, लेट जस्ट अब यहाँ पर हमें कितने वैल्यूज मिले जी? 11 वैल्यूज मिले। दूसरे एग्जांपल में कितने मिले थे? 2 ही मिले थे। उसके पहले वाले एग्जांपल में कितने मिले थे? 4 मिले थे। मतलब कितने भी हो सकते हैं, बट जितने भी रहेंगे फाइनाइट रहेंगे। ये जो कैपिटल एक्स है, लेट जैसे हमने इसको बोला जी x1 x2 x3 x4, ये अप टू कहाँ तक? xn तक। बीच में कोई तो लेट जैसे हमारा xi भी आ गया एंड सो ऑन। अगर ऊपर वाला x है तो नीचे वाला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो नीचे वाला क्या रहेगा जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये जाएगा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आयत रैंडम वेरिएबल अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ xn तक जाएगा। ठीक है। अब हमारे कन्वीनियंस के लिए हम क्या पकड़ के चलते हैं जी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 को मैंने बोला जी p1, x2 को p2, इसको p3, इसको बोला pi, अप टू जाएगा जी हमारा pn तक।
और हमने अब तक जितने एग्जांपल्स देखे उसमें क्या देखा जी, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn समेशन कितना आता है जी, 1 आता है। ये क्लियर है। अब आपको बस दो ही चीजें याद रखनी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाने से पहले, हमारा वेरिएबल किस तरीके से डिफाइन किया है उसके हिसाब से हमें x1 x2 x3 अप टू xn वाले वैल्यूज मिलेंगे, एंड सैंपल स्पेस के अंदर उनको फेवर करने वाले जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं सारे के सारे कवर होते हैं विथ प्रोबेबिलिटीज P1 से लेकर Pn तक। ये समझ में आ गया अब तक? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ रैंडम वेरिएबल capital X is on sample space capital S, takes values x1 x2 x3 up to xn with corresponding probabilities x1 के लिए हमने क्या बोला जी, P1 x2 के लिए, P2 x3 के लिए, P3 अप टू ये जाएगा जी हमारा Pn तक। हम ये सेटअप के ऊपर ही आगे चल रहा है। Then ये टेबल बनाना है, इसमें 2 रोज रहेंगे और आपके कॉलम्स जितने चाहे उतने रख सकते हो। P of x इज इक्वल टू P1, ये रहेगा P2, ये रहेगा P3 अप टू ये रहेगा जी Pi और ये अप टू रहेगा जी Pn। is called as probability distribution of x, that is random variable। हमारा रैंडम वेरिएबल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा सारे के सारे सैंपल स्पेस में। अब यहां पर जरूरी क्या है जी, सच दैट P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू ये जाएगा जी Pi अप टू ये जाएगा जी Pn तक इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये समेशन कभी 1 से बड़ा नहीं जाएगा, 1 से छोटा नहीं रहेगा। 1 से छोटा रह रहा है मतलब सैंपल स्पेस में कोई तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। बट फंक्शन क्या रहता है जी, फंक्शन अप्लाइड ऑन एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं जी, समेशन ऑफ Pi आई वेरिंग फ्रॉम 1 से लेकर n तक इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये होना जरूरी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा रैंडम वेरिएबल हर एक एलिमेंट के लिए x1 x2 x3 अप टू xn अगर ले रहा है तो उनके प्रोबेबिलिटीज का समेशन। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या रहता है वो बताता हूं।
अगर हमारा रैंडम वेरिएबल x1 x2 x3 अप टू xn था तो करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हमें मिल गया। तो अब हमें जो भी कंडीशन रहेगा वो सिर्फ उस वेरिएबल के ऊपर डालना पड़ेगा। सिंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड, हमें सिर्फ इनका क्या करना पड़ता है जी, सम निकालना पड़ता है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ जैसे केसेस पकड़ के चलते हैं। हमारे टेबल कैसा रहेगा समझ में आ रहा है? आपको ऊपर वाला पार्ट चूज करना है और सीधा उसका प्रोबेबिलिटी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा। लेट जस्ट से हमने यहाँ पर बोला जी वी नीड रैंडम वेरिएबल विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो एक्स आई के पहले क्या रहेगा जी, आई माइनस वन रहेगा, बट लेस देन और इक्वल टू एक्स आई बोला है, मतलब कहां से कहां तक जाएंगे जी, एक्स वन से लेकर एक्स आई तक जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या रहेगा सीधा यहाँ पर P1 प्लस P2, ये अप टू कहां तक जाएगा जी, पी आई तक जाएगा, बराबर है। अगर मुझे बोला रहेगा x इज लेस देन एक्स आई तो क्या रहेगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या रहेगा, P1 प्लस P2, ये अप टू कहां तक जाएगा जी, Pi माइनस वन तक ही जाएगा। यहां पर अगर बोला रहता x इज लेस देन और इक्वल टू एक्स आई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या रहता मेरा, Pi प्लस Pi प्लस वन, ये अप टू कहां तक जाता है जी, Pn तक जाता। प्रोबेबिलिटी सॉरी हमारा x इज ग्रेटर देन एक्स आई, तब क्या रहता प्रोबेबिलिटी Pi प्लस वन, Pi प्लस टू, ये अप टू जाता है जी हमारा Pn तक जाता। अगर ऐसा बोला रहता x लाइज बिटवीन एक्स आई एंड एक्स जे के बीच में, तब हम क्या लेते जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x Pi प्लस Pi प्लस वन, ये अप टू जाता है जी हमारा Pj माइनस वन एंड Pj तक। यहाँ पर इक्वालिटी है इसलिए ये वाले पार्ट आ गए, और यहाँ पर अगर इक्वालिटी नहीं रहता तो ये वाला और वो वाला पार्ट कैंसिल हो जाता। समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या रहता है? आपको जो भी पूछा गया सीधा आप इंडिविजुअली निकाल सकते हो। और जबकि हम ये सारे के सारे सैंपल स्पेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, हमारा कोई भी पार्ट छूटने नहीं वाला है, कोई भी ऑब्जेक्ट छूटने वाला नहीं रहता है। तो जो भी हमारे एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट रहता है उनके ऊपर हम ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। केसेस समझ में आ गया? देखो ये तो थियरी, ये बैकग्राउंड बना रहा है, अप्लाई करने के लिए हम ऐसे चूज करेंगे। हमें जो भी कंडीशन रहेगा किसके ऊपर दिया रहेगा, रैंडम वेरिएबल के ऊपर दिया रहेगा, बट हमें निकालना क्या रहता है जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। जितना पूछा जाएगा उतना पार्ट यहां से हम सीधा पिक करके चल सकते हैं। लेफ्ट साइड हो गया लिख के। Which of the following represents probability distribution of random variable? x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यहाँ पर दिया है जी 2, 4, 6, यहाँ पर दिया है जी 0.4, 0.2, 0.4। जीरो पॉइंट फाइव, 0.3, 0.2, 0.1।
0.6, 0.2, 0.1। पहला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल बता रहा है क्या? कैसे पता चलेगा? सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज का सम देखना है बस आपको। इक्वल टू क्या आता है पहले आपको वो चेकआउट करना है। 0.4 प्लस 0.2 प्लस 0.4 कितना आता है? 1। 1 किसका प्रोबेबिलिटी रहता है? सैंपल स्पेस का। मतलब ये वेरिएबल सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब ये फंक्शन है, बराबर है। तो ये क्या कर रहा है जी? दिस रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो शो कर रहा है। सेकंड वाले के लिए देखो जी, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1, ये टोटल कितना जाता है जी? 1.1 जाता है। पॉसिबल है क्या? ठीक आहे. इट्स लाईक मतदानामध्ये 1000 लोकांची आणि 1100 जणांनी येऊन मतदान केलंय. पॉसिबल आहे का? नहीं पॉसिबल है. तो दिस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पर सम कितना आता है? 0.9। मतलब सैंपल स्पेस में से कोई तो एक ऐसा एलिमेंट्री इवेंट है जो क्या हुआ है जी? छूट गया है, जिसके ऊपर ये रैंडम वेरिएबल अप्लाई नहीं होता। और अगर ये रैंडम वेरिएबल सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट के ऊपर अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो ये फंक्शन की तरह एक्ट नहीं करेगा, ये प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करता। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो? ओके, बना। टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करना है। क्रिएट probability distribution for random variable x. Number 1, a die is thrown x is defined as 0 if number is not prime, 1 if number is prime. Two cards are drawn from deck of 52 cards. X is defined as number of aces. A box has 4 red and 6 white balls. Four balls are drawn नंबर 1, नंबर 1 नहीं करते, इसको नॉर्मली करते हैं। फोर बॉल्स आर ड्रॉन, सीधा यही करते हैं। रैंडमली
x इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड क्यों जाता है वो मैं बताता हूँ। अब तक जो हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे ना, पूरे सैंपल स्पेस को नहीं हैंडल कर रहे थे, हमें पर्टिकुलर इवेंट ही ढूंढ रहे थे। बट अब यहाँ पर हमें हर एक पॉसिबिलिटी ढूंढना रहता है। ये समझ में आ रहा है? हर एक पॉसिबिलिटी। अब जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, जिस तरीके से डिफाइन किया है, हमारा जो रैंडम वेरिएबल है x, वो कितने वैल्यूज लेगा? दो ही वैल्यूज लेगा। तब के कितने कॉलम्स बनेंगे जी? सिर्फ दो ही बनेंगे। तो देखो पहले वाले के लिए क्या रहेगा, हमारा x रहेगा और नीचे हमने क्या बोला जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल। ऊपर हमारा क्या आएगा जी? ऊपर एक तो 0 आएगा या फिर हमारा 1 ही आएगा। अब अ डाई इज थ्रोन, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 1 का क्या पता होना चाहिए जी? सैंपल स्पेस क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पर हमारा प्राइम एंड नॉट प्राइम, प्राइम को राउंड कर देता हूं, ठीक है। हमारे 6 में से कितने ऐसे हैं एलिमेंट्स जो प्राइम है? 3 है। और प्राइम नंबर जब रहेगा तब हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 3/6। नॉन प्राइम कितना है? 3, तो 3/6। इनका एडिशन देखो कितना आता है, अगेन 1 आता है। आप 1/2 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। x इज इक्वल टू दिस एंड p ऑफ x इज इक्वल टू दिस और दिस, दोनों में से कोई भी लिखा तो भी चल जाएगा। दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पहला क्वेश्चन बहुत इजी वाला दिया है। सेकंड वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स और रैंडम वेरिएबल क्या बोला है जी? नंबर ऑफ एसेस। कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं पहले वो सोचो। मैंने जो 2 कार्ड्स ड्रॉ किए, आइदर वो दोनों में से एक भी एस नहीं है, या फिर दोनों में से सिर्फ एक एस है, या फिर दोनों के दोनों एस है। इससे ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटी है नहीं है। समझ में आया किस तरीके से जाना है? चलो अब सेकंड वाले के लिए जाते हैं जी। हमारा अब देखो यहाँ पर 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो अब सैंपल स्पेस क्या रहेगा मेरा? 52C2 रहेगा। अब नंबर ऑफ एसेस क्या रहेगा? एक तो दोनों में से एक भी एस नहीं है, या फिर दोनों में से एक एस है, या फिर दोनों के दोनों ऐसे। यही हो सकता है एक्स के पॉसिबल वैल्यूज। आपके देखो 3 पॉसिबिलिटीज है, तो हमारे अब यहाँ पर कितने बनेंगे कॉलम? 3 कॉलम बनेंगे। एक्स के 3 वैल्यूज क्या रहेंगे? आइदर वी हैव 0 एसेस और 1 एस और 2 एसेस, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं, हर एक के नीचू कौन आएगा? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो हर एक के नीचे कौन रहेगा जी? 52C2, यहाँ पर भी 52C2 और यहाँ पर भी 52C2। अब आपको देखना है जी किस तरीके से होगा। हमारे जो 52 कार्ड्स रहते हैं उसमें एस कितने रहते हैं? एस हमारे 4 रहते हैं। और नॉन एस कार्ड्स कितने रहते हैं जी? 48 रहेंगे। अब अगर मेरे दोनों में से दोनों के दोनों अगर नॉन एस कार्ड से, इसका मतलब ऑब्वियसली मेरे कार्ड्स कहाँ से चूज हुआ है? यहाँ से हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा जी आपका 48C2 फॉर 0 एस कार्ड्स। अब अगर मेरा 1 एस कार्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा कि मेरा ये 4 में से एक कार्ड आ रहा है और ये रिमेनिंग 48 में से एक कार्ड आ रहा है। यही होगा ना एवरीवन? ओके। और यहाँ पर क्या आएगा डायरेक्टली मेरा? 4C2 आएगा। सर अब इनको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू निकालो। (52C2) होता है जी 52 इंटू 51/2, और ये रहता है जी 48 इंटू 47/2। ये रहेगा जी आपका पहले का। ये वाला क्या रहेगा जी आपका? 4 इंटू 48/51, सॉरी 52 इंटू 51/2 जाएगा हमारा ऊपर।
4C2 क्या रहता है, सीधा लिख सकते हैं 6 रहता है। ये क्या रहेगा आपका 52 इंटू 51 अपॉन 2 जाएगा हमारा ऊपर। फिफ्टी टू इंटू 51 कितना आता है, 250 इंटू 50, 81 का स्क्वायर तो 2550, 2601 प्लस 52, 2652। यहाँ पर 6 2 ज़ा 12 आएगा, यहाँ पर 48 इंटू 2 96, 96 इंटू 4 384। Now this 7 8 ज़ा 56, carry over 5, 8 4 ज़ा 32, 7 4 ज़ा 28, एडिशन 60, पहले का 5 65, 5 6 कैरी ओवर 4 4 ज़ा 16 प्लस 6 22। अब देखो इन सब का एडिशन नीचे वाला पार्ट आता है कि नहीं, इन सब का एडिशन कितना आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए। 6 4 10 2 12 2 कैरी ओवर 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 8 10 10 प्लस 5 15 5 कैरी ओवर 1 1 प्लस 3 4 4 प्लस 22 26 करेक्ट आता है। तो दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब थर्ड वाला इसी का ही पार्ट है, इसी के जैसा ही है। आपको सबसे पहले रैंडम वेरिएबल्स चेकआउट करने हैं जी, कितने पॉसिबल रहेंगे, 5 रहेंगे, राइट। नंबर ऑफ रेड बॉल्स क्या हो सकता है, वी गॉट 0 रेड बॉल्स और 1 और 2 और 3 और 4, ठीक है। उस तरीके से आपको सीधा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। हम कितने निकाल रहे हैं जी, 4 बॉल्स, हमारे पास टोटल कितना है 10, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा 10C4। सेम तरीके से जाएगा। थर्ड वाले के लिए क्या होगा जी, देखो x and probability of x, either we got 0 red ball or 1 or 2 or 3 or 4। अगर मेरे पास 0 अगर रेड है तो मेरे पास 4 क्या रहेंगे, वाइट रहेंगे। अगर 1 रेड रहेगा तो 3 वाइट, अगर 2 रेड रहेंगे तो 2 वाइट, 3 रेड रहेंगे तो 1 वाइट एंड 4 रेड रहेंगे तो ऑब्वियसली 0 वाइट, ठीक है। बट यहाँ पर मुझे ऑलरेडी क्या पता है, मेरा सैंपल स्पेस इज 10C4, तो हर एक के डिनोमिनेटर में वही आने वाला है। अब मैं क्या करूंगा जी, यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर लिखता हूँ, हर बार नीचे 10C4 लिखते हुए मत बैठो। 10C4 को ऐसे बाहर से ही कैलकुलेट कर लो, कितना आता है जी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा कितना आता है जी आपका 210 आता है। मतलब हर एक का डिनोमिनेटर अब क्या रहेगा 210। अब देखो ये जो ऊपर जो लिखा है उसको सीधा फॉलो करेंगे। हमारे रेड कितने बॉल्स है 4, वाइट कितने 6, दिस विल एक्ट एज एन, तो 0 रेड मतलब ये क्या आएगा 4C0 एंड 6C4, ये क्या रहेगा मेरा 4C1 एंड 6C3, ये क्या रहेगा मेरा 4C2 एंड 6C2, ये क्या रहेगा मेरा 4C3 एंड 6C1, ये क्या रहेगा 4C4 एंड 6C0, यही रहेगा। सिर्फ ऊपर वालों को नीचे लेकर आना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंडिविजुअली क्या होगा, 4C0 is 1, 6C4 is nothing but 6C2, 6 into 5 upon 2, तो ये क्या आएगा जी मेरा 15 ऊपर आएगा और नीचे आएगा जी 210। यहाँ पर 4C1 is 4, 6C3, 6 into 5 into 4 upon 6, 5 4 is 20, तो 20 upon 210। 4C2 is 6, 6C2 15 रहता है,
तो 15 6 90 अपॉन 210, 4c3 इज 4, 6c1 इज 6, ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 210, और ये 4c4 इज 1, 1 अपॉन 210। देखो इन सबका एडिशन 210 आता है कि नहीं, सॉरी 1 आता है कि नहीं, सबका एडिशन न्यूमरेटर चेकआउट करो। 15 प्लस 1 16 प्लस दिस 40, 40 प्लस 20 कुछ कैलकुलेशन में ये हुआ क्या, प्लस माइनस 6c4 6c2 15 into 1 4c1 is 4 4 6c3 हमारा क्या मिला था 6 into 5 into 4 upon 6 5 4 20 20 into 4 करना रह गया 80। अब चेकआउट करो 80 90 170 और ये 40 40 प्लस 170 210। ठीक है, इस कैलकुलेशन में क्रॉस चेक करना पड़ता है बस, नथिंग एल्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक समझ में आ गया नॉर्मली किस तरीके से रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है। आपको बस क्या अप्लाई करना आना चाहिए, रैंडम वेरिएबल। और याद कैसे रखते हैं, दिस वेरिएबल एक्ट एज अ फंक्शन ऑन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के हर एक इवेंट के ऊपर ही अप्लाई होगा ही होगा, और बदले में हमें क्या देगा जी, रियल नंबर्स देगा। दिस इज जस्ट लाइक हम डिटर्मिनेंट जो निकालते थे ना मैट्रिक्स का, वैसा ही है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिटर्मिनेंट नाम का फंक्शन अप्लाई होगा और इवेंचुअली हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलता है। सेम तरीके से रहेगा।